हाय। ओके, तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बातें कुछ कुछ रिलेटेड होंगी मेरी जर्नी से और कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपसे वो सारी चीज़ें बोलने वाली हूँ या वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जिनके आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक कि ईशा में सिर्फ आपने काम किया या फिर आपने कुछ थेरेपीज़ ली या फिर आपने किस तरीके से किया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में चीज़ बताई है कि ईशा डिलेड चाइल्ड की तरीके से लगती थी मुझे, और मुझे पहले स्टार्टिंग में लगता था कि ईशा बिल्कुल सही पेस पे आगे बढ़ रही है क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं बच्चे कैचअप कर लेते हैं, कुछ डिलेट होते हैं, इट इज़ ओके। बट कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड जो थे ना वो बहुत इस चीज़ को लेके फर्म थे कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इसको ज़रूरत है किसी चीज़ की। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था जैसे कि एक होता है ना कि लगता है कि नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट एक टाइम के बाद मुझे जब मैंने बाकी बच्चों को देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ईशा को मुझे लेके जाना पड़ेगा और उसे उसकी इस चीज़ को अटेंशन देना पड़ेगा, मुझे कोई स्पेशलिस्ट चाहिए। तो मेरे घर के पास जो सबसे पास था मैं वहाँ लेके गई थी और जब मैं ईशा को लेके गई तो उन्होंने मुझे बताया डायग्नोसिस कि SPD है। उस समय वो बहुत छोटी थी तो उसमें फेशियल स्माइल थी, सोशल स्माइल थी ईशा में, और वो थोड़ा बहुत कमांड्स फॉलो करती थी उस एज में। तो बट लैंग्वेज नहीं थी उसकी और उसमें सिटिंग टॉलरेंस नहीं था। तो जो फर्स्ट जगह जहाँ मैं गई तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ईशा को उसका बेसिक सिटिंग टॉलरेंस और उसका बेसिक जो होता है कि वो कुछ कुछ काम थोड़े थोड़े अपने अपने करने लगी थी। लाइक बैठ करके थोड़ी देर अपने आप खेलना, थोड़ी देर अपने आप चीज़ें करना। तो उसमें क्या हो गया था, ईशा में इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा था जब मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करी थी। तो मैं आपसे बोलूँगी इसमें मेरा रोल नहीं है, इसमें गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके बच्चे में कोई भी आपको लग रहा है कि डिलेड है तो आपको प्लीज़ आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, प्लीज़ आप उसका असेसमेंट कराइए, बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले आप एक अच्छी जगह से असेसमेंट कराइए। मैं नहीं बोलूँगी कोई भी साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट कराना नहीं इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफ़िकेशन सब कुछ चेक करने के बाद, लोगों की रिस्पॉन्सेज देखने के बाद, या आप लोगों से बात कर सकते हैं अगर कोई आपको वहाँ पे मिल जाए, या पेरेंट्स के ग्रुप में आप पूछ सकते हैं कि जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो। आप वहाँ जाके बच्चे का असेसमेंट कराइए क्योंकि पता है काफ़ी लोग हैं जो सीधे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पहुँच जाते हैं लेकिन असेसमेंट नहीं कराते। तो जब तक आप असेसमेंट नहीं कराएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा काम कहाँ करना है, और ये काम कोई भी थेरेपिस्ट नहीं करता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बेसिक जो होता है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को जो जो चीज़ों में काम करना होता है वो सारी चीज़ें वो खुद एसेस करते हैं। लाइक सेंसरी में कितने इश्यूज़ हैं, उसको कितना स्टेबिलिटी का इशू है, उसका बॉडी का जो मसल टोन है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही चेक करेगा। तो पहले वो बच्चे को फर्स्ट टाइम बच्चे को पूरा एसेस करता है, उसके बाद ही वो बताता है कि वो क्या करेगा। तो अगर आप किसी सेंटर में जा रहे हैं तो प्लीज़ आप उसकी क्वालिफ़िकेशन चेक कीजिए, उसने कहाँ से किया है ये चेक कीजिए, और प्लीज़ मिसगाइड मत होइए। अगर कोई आपको बहुत डरा रहा है कि कोई होप नहीं है, बहुत मुश्किल है होना, मेरे दोनों तरीके के एक्सपीरियंस रहे। कुछ थेरेपिस्ट मुझे बहुत अच्छे मिले, मैं बोलूँगी अगर वो लोग नहीं मिलते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, मैं कुछ नहीं कर पाती। और कुछ थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो आपको बहुत डराते हैं। तो प्लीज़ आपको ये चेक करना है कि वो थेरेपिस्ट कैसा है। कोई भी अच्छा थेरेपिस्ट आपको कभी होपलेस नहीं करेगा, आपको हमेशा बोलेगा होप है होप। तो हर बच्चे में होप होती है और ये डिपेंड करता है कि आप कितना होप रख रहे हैं और आप जिसके साथ मिलके काम कर रहे हैं वो कितना आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स और जो बच्चों की स्टेबिलिटी है, जो बच्चों का बहुत सारे ऐसे सेंसेस होते हैं जिन पे थेरेपिस्ट काम करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अगर सेंसरी आपका बहुत ज़्यादा थेरेपिस्ट संभाल लेना तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो आधी हो जाती हैं। तो आपके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली आपको ये बताते हैं कि आपको डे टू डे लाइफ में कैसे बच्चों को स्पीच से इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि आपका ना सिर्फ 40 मिनट के सेशन से और 45 मिनट के सेशन से या 1 घंटे के सेशन से बच्चे की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आना। ये थेरेपिस्ट बच्चे में उतना काम नहीं करते हैं जितना पेरेंट्स के साथ मिलकर काम होता है, क्योंकि जब आप थेरेपिस्ट के साथ बैठोगे ना तो आपको एक्चुअली पता चलेगा आपको पूरे दिन में क्या काम करना है। तो जब मैं ईशा को लेकर के जाती थी तो मैं थेरेपिस्ट की सारी चीज़ें नोट डाउन करती थी कि मुझे घर पे क्या काम करना है। और अगर आप थेरेपिस्ट की बताई हुई चीज़ें घर पे कर रहे हो तो आपके बच्चे में 100% इम्प्रूवमेंट आएगा, ज़रूर आएगा, अगर वो थेरेपिस्ट क्वालिफाइड है तो। और मैं अगर आपसे बोलूँगी, मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप बच्चे को ऐसा सोचते हो कि 5 दिन आप थेरेपी में भेजते हो और वो 1 घंटा वहाँ करके आ जाता है, 2 घंटा करके आ जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने काफ़ी बच्चों को ऐसा देखा है जो 2 घंटे बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं और घर पे आके वापस वैसे ही बिहेव करते हैं। तो जब तक आप घर पे वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो थेरेपीज़ की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो आपको ट्रेन करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको बच्चे के साथ क्या करना है, और आप वो एक्चुअली में थेरेपिस्ट जो 24/7 अपने बच्चों के साथ उस पर काम करते हैं। तो ईशा पे मैंने बहुत काम किया है। तो मैं बोलूँगी कि स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों ईशा ने ली है और बहुत साल ली हैं। तो ईशा का मैं अभी भी, लॉकडाउन से पहले मैं उसकी थेरेपी सारी चल रही थी, बट लॉकडाउन की वजह से थेरेपीज़ रुक गई तो हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दी थी। और अब मैं होम बेस्ड प्लान्स लेती हूँ जिससे मैं ईशा पे काम कर सकूँ। और एक टाइम ऐसा था जब मैंने कुछ भी नहीं किया था तो मैंने देखा था कि ईशा का जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे थे वो रुक गए थे। तो मेहनत करनी पड़ती है, थेरेपीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। आप घर पे बैठ के अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप ये यूट्यूब में चैनल में कुछ भी देखकर कुछ नहीं कीजिए, प्लीज़ ट्राई कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल वाले आपके बच्चे को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। कोई भी थेरेपिस्ट आपसे बिना क्वेश्चन पूछे आपको कोई थेरेपी नहीं करवाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो क्वालिफाइड या स्पेशलिस्ट लोग हैं उनसे हेल्प लीजिए और वो जो बताते हैं वो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं बिहेवियर थेरेपी। मैंने ईशा की बिहेवियर थेरेपी नहीं कराई क्योंकि ABA ईशा के ऊपर वर्क नहीं करता था, बहुत सारे बच्चों के ऊपर नहीं वर्क करता है, और ABA मुझे ईशा के ऊपर वर्क करता हुआ नहीं दिखा, तो मैंने ABA नहीं करवाया ईशा का। कुछ बच्चे होते हैं जिन पे अप्लाई करने पे बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट होते हैं, बट ईशा में नहीं था क्योंकि ईशा उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाती थी। तो वो चीज़ें आप देखोगे कि बिहेवियर थेरेपी लेनी है या नहीं लेनी है, ये हर एक बच्चे का अलग अलग नीड होती है, तो उस बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि आप क्या करना चाहते हो। तो ईशा का जो इम्प्रूवमेंट है या जो ईशा ने किया है उसमें बहुत बड़ा रोल थेरेपीज़ का रहा है, थेरेपिस्ट का रहा है। सो थैंक यू सो मच। अगर कभी आप लोग ये मेरा वीडियो देखो जिसने ईशा को हैंडल किया है, तो थैंक यू सो मच। आज ईशा जहाँ पर पहुँची है वो थेरेपीज़ और थेरेपिस्ट की वजह से पहुँची है। एंड सेकेंड चीज़ जो मैं बोलूँगी कि ईशा के साथ मैंने बहुत काम किया है, और वो काम मैंने अकेले नहीं किया, एज अ पार्टनर मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चीज़ में ना पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि जो फैमिली होती है ना, एक अकेली मदर सब कुछ नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मदर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो मैं बोलूँगी कि इस चीज़ में ना एज अ पार्टनर फादर्स को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जितनी मदर्स लेती हैं। तो अगर आप दोनों मिलकर साथ में काम करोगे ना तो डेफिनेटली काम होगा, कोई एक काम करेगा तो नहीं होगा। तो मैं आप सब लोगों से बोलूँगी कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो सो नंबर 1 इज़ कि आपको थेरेपीज़ में बच्चों को भेजना होगा, बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि आप ट्रेन हो सको। नंबर 2, आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि ये काम अकेले नहीं हो सकता। एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक, हर एक को ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि आप 24/7 काम करोगे तो कैसे रहोगे। तो प्लीज़ ब्रेक लीजिए और कुछ समय के लिए अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को हैंड ओवर कीजिए, ताकि बच्चा छूटे नहीं। अब मैं आती हूँ कमेंट्स के ऊपर कि लोगों ने जो मुझसे कमेंट्स पूछे थे उनके बारे में। तो एक ने लिखा है कि मेरा बच्चा 5 साल का होने वाला है, वो कम्युनिकेशन में
बहुत नहीं बोलता है, A to Z बोलता है, 1 to 10 बोलता है, और बाकी लैंग्वेज में कुछ नहीं बोलता है। तो मैं बता दूं कि 4.5 साल तक ईशा ने A to Z और 1 to 10 ही बोला था। तो मैं बोलूँगी कि आप कोशिश करते रहिए, आप थेरेपीज़ लीजिए, आप ऑनलाइन थेरेपी लीजिए। अगर आपके आसपास या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ थेरेपीज़ नहीं होती हैं तो प्लीज़ कनेक्ट कि आप किसी दिल्ली के किसी थेरेपिस्ट से या फिर जहाँ पर थेरेपीज़ होती हैं वहाँ पर किसी से कांटेक्ट कीजिए। और आजकल ऑनलाइन थेरेपीज़ बहुत चल रही हैं। मैंने बोला कि ये थेरेपीज़ पेरेंट्स को ट्रेन करती हैं, बच्चों के साथ 40 मिनट में कोई कमाल नहीं होने वाला है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, काम आपको करना है। नेक्स्ट है कि मैम आपने ईशा के ओरल सेंसरी इश्यूज़ में क्या किया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि ईशा के ओरल सेंसरी इश्यूज़ आज भी हैं, मैं आज भी स्ट्रगल करती हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी जिस चीज़ ने ईशा में मुझे हेल्प किया था। तो मैं बताती हूँ, वाइब्रेटिंग टूथब्रश जो होता है ना, वो ईशा को बहुत हेल्प करता है। आप वाइब्रेटेड टूथब्रश जो है अमेज़न से ऑर्डर कीजिए और बच्चे को ट्राई करवाइए। अगर बच्चा थोड़ा बहुत डरता है तो आप पहले दो ऑर्डर कीजिए, एक अपने लिए और एक बच्चे के लिए। आप 2 दिन उसके सामने कीजिए उससे, ताकि बच्चा उसकी साउंड से और उसका वो जो आपको करता हुआ देख रहा है, जो वाइब्रेशंस वो फील कर रहा है, उसके साथ वो कंफर्टेबल हो सके। अगर वो एक बार कंफर्टेबल हो जाता है तो आप कीजिए। इससे बच्चों का ओरल मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा इशूज़ सॉल्व हो जाते हैं। नंबर 2 जो मैंने ईशा क्या किया था, जो ओरल की एक्सरसाइजेज होती हैं, लाइक कि आप ये वाली एक्सरसाइज या फिर मुँह को ऐसे करने वाली एक्सरसाइज, या फिर आप जो है लिप्स की एक्सरसाइज, बेसिक कुछ एक्सरसाइजेस भी होती है जो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मसाज दो ना अगर, तो भी बच्चे को बहुत बेटर फील होता है। ये हल्का सा यहाँ से प्रेशर आप थोड़ा सा रिलीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा हेड पे इस तरीके से प्रेशर करेंगे तो वो भी बहुत बेटर फील होता है बच्चों को। तो मैं अगेन बोलूँगी कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो ऐसा नहीं कि जो ईशा पे अप्लाई किया तो ईशा का बेटर हो गया तो सबका बेटर होगा, बट ईशा का इस चीज़ से बेटर हुआ। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि इन चीज़ों से बेटर होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। उसके बाद एक ने पूछा कि स्टेम सेल थेरेपी से क्या बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो मैं बोलूँगी ऑटिज़म, जिस दिन कोई ऐसी चीज़ बन गई जिससे ऑटिज़म ठीक हो जाता है तो उसका आर्टिकल ना न्यूज़पेपर में आएगा, क्योंकि वो मिरेकल होगा। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से मिसगाइड नहीं होइए कि स्टेम सेल थेरेपी से कुछ हो जाता है, कोई दवाई से कुछ हो जाता है, कोई दवाई कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। देखिए मैं बोलूँ तो कुछ लोग बोलेंगे स्टेम सेल थेरेपी से हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अभी तक ये ना बहुत अप्रूव्ड चीज़ नहीं है, और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि स्टेम सेल थेरेपी से बच्चे ठीक हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा जो नहीं ठीक होते हैं, तो मैं इस चीज़ में बोलूँगी कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज़म ठीक हो सकता है। लोग अलग अलग ओपिनियन रख सकते हैं, मेरी ओपिनियन ये है। और उसके बाद एक ने लिखा है कि आपकी बेटी 100% क्योर हो गई है, क्लियरली दिखता है। तो इसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ। पहली बात तो 100% क्योर नहीं है और ये क्यूरेबल भी नहीं है, क्योंकि ये ऑटिज़म है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं टर्म्स से बिल्कुल नहीं जाती हूँ। हाँ वो डिलेड है और वो थोड़ी सी अलग है और वो उसके पास सुपर पावर्स हैं, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। हाँ उसमें बिहेवियर इश्यूज़ हैं, उसमें स्टिमिंग है और 100% क्योर बच्चा नहीं हो पाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये डिज़ीज़ नहीं है। और मैंने उसकी सारी तरीके की थेरेपीज़ ली हुई हैं। बिहेवियर थेरेपी मैंने उसकी नहीं ली है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन्होंने मुझसे पूछा था। अब नेक्स्ट मुझसे जो पूछा गया क्वेश्चन कि आपने पॉइंटिंग कैसे सिखाई। तो मैंने पॉइंटिंग, ईशा की पॉइंटिंग बहुत लेट आई है, ईशा की पॉइंटिंग लगभग 2.5 साल में आई है। तो मैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी, लाइक फ़ैन कहाँ है, तो मैं ईशा का हाथ उठाती थी तो वो कभी फिंगर नहीं निकालती थी, तो वो हमेशा मैं ऐसे करके करती थी, या अलमीरा कहाँ है ऐसे करके करती थी, या डोर कहाँ है ऐसे करके करती थी। और जब मैं ईशा को करती थी मैं उससे पूछती थी, ईशा ये चीज़ कहाँ है कहाँ है कहाँ है, दिन में 100 क्वेश्चन पूछती थी। और स्टार्टिंग में मैंने उसके काफ़ी दिन तक उसके खुद हाथ उठा करके दिखाए हैं, वो खुद देखती थी लेकिन वो पॉइंटिंग नहीं करती थी। धीरे धीरे जब उसका ये चीज़ आने लग गया तो मैंने उसकी फिंगर्स बाकी अंदर करवा करके, मैंने एक फिंगर निकाल करके उसके सामने उसको इमिटेट करवाने का ट्राई किया, ईशा ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, तो उसको फिंगर पॉइंटिंग आई थी। आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी आपके साथ काम करें। एक ने लिखा है कि मेरी बेटी को ऑडिटरी इश्यूज़ हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ईशा में बहुत ज़्यादा ऑडिटरी इश्यूज़ हैं, ये भी सेंसरी
का एक पार्ट है। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ उसकी सेंसरी इशूज़ से, बट क्या कर सकते हैं। तो ऑडिटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने लिखा है कि उसको बहुत अच्छे ढंग से वो बहुत अच्छे ढंग से साउंड्स को पे रिएक्ट नहीं करती है, और ईशा ओवर है, मतलब ईशा ज़्यादा रिएक्ट करती है। कुकर की सीटी आती है तो कान का बंद होना, या माइक्रोवेव होता है या कान का बंद होना, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसमें ना कुछ म्यूज़िक्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, थोड़ा सा मसाज होती है जो हेल्प करती है। इसमें आपको ना एक्चुअली में थेरेपिस्ट गाइड कर सकता है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक होता है, वो ज़्यादा है या कम है। कुछ बच्चे ओवर सेंसिटिव होते हैं, कुछ बच्चे अंडर सेंसिटिव होते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो जब तक आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे ना, वो आपको नहीं बता सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि एक मैं ऐप यूज़ करती हूँ जो ईशा को शांत करती है। उस ऐप का नाम है, मैं आपको वो ऐप दिखाती हूँ, वो है रिलैक्स मेलोडीज़। तो ये जो रिलैक्स मेलोडीज़ ऐप है ना, तो इसमें ना बहुत सारे मिक्स होते हैं। मतलब कि लाइक आप इसमें बर्ड का साउंड भी लगा सकते हो, आप इसमें डिफरेंट टाइप की साउंड्स यूज़ कर, लाइक ओशियन का साउंड लगा सकते हो, नाइट का साउंड लगा सकते हो। और इसमें सबसे अच्छा जो है ना, इसमें स्ट्रेस एंजाइटी इश्यूज़ के लिए भी एक साउंड है। तो आप बच्चों का हेडफोन यूज़ कीजिए। मैं भी ईशा के लिए हेडफोन यूज़ करती हूँ, मेरे पास अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो मैं हेडफोन यूज़ करती हूँ। मैं स्ट्रेस एंजाइटी ये सब चीज़ें उसको करवाती हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए किसी से ऐसी जगह जाना है जहाँ पर मतलब जहाँ पर रियली उसे स्ट्रेस हो सकता है, तो मैं उसके ऐसी चीज़ें करती हूँ कि उसको आधे घंटे का म्यूज़िक मैंने दे दिया, तो मैं देखती हूँ कि ईशा में रियली ऑडिटरी में ईशा को ये हेल्प करता है। मुझे थेराप्यूटिक म्यूज़िक दिया गया है, थेरेपिस्ट ने दिया है, बट ईशा उसमें ना स्टेबलाइज़ नहीं हो पा रही है। तो मैं अभी आपसे ये नहीं बोल सकती कि आप इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरे साथ काम नहीं किया, तो मैं आपको कैसे एडवाइस करूँ कि आप ये चीज़ कीजिए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर। एक काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया हुआ है, थैंक यू सो मच मुझे और इन वीडियोस के लिए और ईशा के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए। इन सब चीज़ों से ना मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं एक बहुत बड़ी फैमिली का पार्ट हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ बात करके मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आई कैन शेयर एवरीथिंग, लाइक इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे इमोशंस होते हैं, और इतनी सारी बातें होती हैं जो आपसे मैं कर पाती हूँ। वैसे मैंने ट्राई किया है कि मैं सारी चीज़ें ओके स्कूलिंग एक और पॉइंट था जो मुझे मेल भी किया था किसी ने और मैसेज भी किया था। तो स्कूलिंग मैंने कैसे करी ईशा की, तो मैं बताती हूँ कि ईशा का जो स्कूलिंग का पार्ट था, ईशा की स्कूलिंग बहुत इजी नहीं थी। तो ईशा ने स्कूल स्टार्ट किया था जब वो 3.5 साल की थी, या मैं बोलूँ 3.25 साल की थी। तो वो प्ले स्कूल में जाती थी, तो वहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ कलर्स से प्ले करके आ जाती थी, क्योंकि कलर्स उसका वीक पॉइंट था जहाँ पर वो घंटों से खेल सकती थी। तो उसने बहुत टाइम कलर्स के साथ बिताया है। और एक स्कूल में फिर उसके बाद मैंने जब ओटी में वो स्टेबलाइज हो गई थी, जब वो थोड़ी देर बैठने लग गई थी, तो मैंने एक और स्कूल में उसका एडमिशन कराया था जहाँ पर वो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होने लगी थी। बट मैं बोलूँगी बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती थी, टीचर से कोई मतलब नहीं था। वहाँ पे भी वो एक कोने में बैठ जाती थी, कॉर्नर में, वो कुछ नहीं करती थी। फिर आती हूँ कि मैंने एक उसे फॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराया। वहाँ पर वो थोड़ा सा स्टेबल होने लगी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मुझे बाद में समझ में आता था कि वो बहुत रोती थी क्लास में, वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती थी। लेकिन उस फॉर्मल स्कूल ने, टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जब ईशा स्कूल नहीं जा पाती, कई बार ऐसा होता है जब ईशा नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके सेंसरी इश्यूज़ उसे नहीं जाने देते, क्योंकि उसे बहुत एंजाइटी हो जाती है। तो मैं एक कॉल करती हूँ ना, और वो पूरा स्टाफ समझता है ईशा को। सो आई फील ब्लेस्ड कि ईशा इतने अच्छे स्कूल में जाती है जहाँ पर उसकी इतनी केयर करी जाती है। मैं उसको भेज करके बहुत आराम से जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टीचर उसकी नीड्स जानती है। तो अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो तो प्लीज़ अपने किसी भी स्कूल में बात छुपाइएगा मत, अच्छे से बताइए, टीचर को पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे ना आपको स्कूल सपोर्ट करेगा। मैं नहीं बोलूँगी हर स्कूल करता है। स्कूल में एडमिशन्स में बहुत इश्यूज़ होते हैं, और हर बच्चे को ना बिल्कुल परफेक्ट बच्चा चाहिए। तो कुछ ही स्कूल्स ऐसे होते हैं जो इन लोगों को खुले हाथ से एक्सेप्ट करते।
तो थैंकफुली ईशा ऐसे स्कूल में है जहाँ पर उसे खुले हाथ से एक्सेप्ट किया जाता है, हर टीचर उसे बहुत प्यार करती है। तो मैं बोलूँगी कि स्कूल चूज़ करने में ना किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन मत कराइए जो आप पे एहसान करके आपके बच्चे को एडमिशन दे रहा है। हमेशा उस स्कूल में एडमिशन कराइए जहाँ पर वो बोलते हैं कि हम मेहनत करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके बच्चों को एडमिशन दे करके एहसान कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। किसी टॉप के स्कूल में एडमिशन करा दें और वो आपके ऊपर एहसान करे, ऐसी जगह पे ऐसे किसी स्कूल में एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को लेकर के एक्सेप्टेबिलिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्कूल की भी, वहाँ के स्टाफ की भी। तो आप लोग प्लीज़ ये हमेशा स्कूल देखने में हमेशा ये देखिएगा कि आपको कौन सी टीचर मिल रही है, आप कैसे सपोर्ट करेंगे, आप मेरे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ स्कूल भेज रहे हैं इसलिए आप मत भेजिए बच्चे को, आपके बच्चे को सपोर्ट मिलेगा इसलिए भेजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना। मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी, हो सकता है मैंने कुछ कमेंट्स मिस कर दी हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम कवर करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू।